नेपाल में जो हालात हैं इसमें कई भारतीय भी फंसे हुए हैं और खबर ऐसी कि काठमांडू में तो करीब 400 भारतीय फंसे हुए हैं और भारतीय पर्यटकों को वापस भेजने की तैयारी भी अब हो रही है। काठमांडू एयरपोर्ट को फिलहाल खोला गया है। काठमांडू एयरपोर्ट में जो भारतीय पर्यटक हैं वो फंसे हुए हैं और उन्हें वहां से भारत वापस लाने की तैयारी हो रही है। भारतीय दूतावास ने पहले ही हेल्पलाइन नंबर जारी करके कहा था अगर कोई फंसा है, कोई परेशानी में है तो संपर्क कर सकता है। भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह भी दी जा रही है। नेपाल के हालात पर भारत की नजर है, ये सीजीआई की तरफ से कहा गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा हमें अपने संविधान पर गर्व है। एक तरफ तो भारतीय फंसे हुए हैं, नेपाल में हालात लगातार अराजक होते हुए चले जा रहे हैं। नेपाल में स्थानीय लोग तो परेशान हैं ही, वहां जो टूरिस्ट पहुंचे थे घूमने के लिए भारत के अलावा भी जो हैं वो भी परेशान हैं इन हालातों के आगे। ऐसे में जहां तहां जो लोग फंस गए हैं, निकलने की कोशिश में हैं, जरूरी सामान लेकर सड़कों पर आ गए हैं और दूसरी तरफ वो एजेंसी हैं, प्रदर्शनकारी हैं जो कि सड़कों पर मौजूद हैं अपनी मांगों को लेकर। हालांकि जो आज मीटिंग हुई है उससे काफी कुछ हद तक उम्मीदें लगाई जा सकती हैं कि नेपाल में चीजें बहाल हो या फिर शांति हो। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए विदेश मामलों के जानकार जुड़ गए हैं अरविंद सिंह तेजावत जी। अरविंद जी, न्यूज इंडिया पर स्वागत आपका। जो हालात नेपाल में हैं उन हालातों को देखकर बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, ये सब कुछ जहन में ताजा हो गया है, लेकिन नेपाल में हालात बड़े भयंकर पिछले 2 दिन में हमने देखे हैं। प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मार देना, सेना प्रमुख का ये कह देना कि अगर अब कानून के साथ खिलवाड़ किया तो फिर बख्शे नहीं जाएंगे। कर्फ्यू तक लगा दिया गया और ये आदेश भी कि अगर हंगामा हो तो देखकर गोली मार दी जाए। हालात कहां जाते हुए नजर आ रहे हैं? नेपाल का फ्यूचर आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि बांग्लादेश जब से वहां चीजें बदली शेख हसीना के इस्तीफे के बाद पटरी पर आ नहीं पाई हैं। एक देश तो अभी हाल फिलहाल का एग्जाम्पल है। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और दरअसल जो हालात है वो लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं और किसी भी देश के लिए अराजकता तो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती है और इसका जो खामियाजा है वो सबसे ज्यादा भारत को भुगतना पड़ रहा है। जब श्रीलंका में हालात खराब हुए थे तो भारत को पैसा देके उसे स्टेबलाइज करना पड़ा और तो हमें आर्थिक क्षति हुई। जब बांग्लादेश में हालात खराब हुए तो हम राजनीतिक तौर पे बांग्लादेशी जो लीडरशिप है उनके लिए हम एक तरीके से अछूत हो गए। अब ये नेपाल का नया मसला है तो यह भारत के लिए क्या परिणाम देता है यह देखना होगा। पर यह भी सच है कि दरअसल पूरे ही दक्षिण एशिया में, क्योंकि रचना जी हम अक्सर इस बारे में बातचीत करते रहे हैं और मैंने अक्सर आपसे यह चर्चा भी की है कि पूरा का पूरा जो दक्षिण एशिया है यहाँ पे युवाओं की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और इतिहास इस बात का साक्षी है कि जहां आबादी बढ़ती है वहां असंतोष काफी बड़े पैमाने पे होता है। ये नेपाल में हर 5वां आदमी अभी बेरोजगार है और वह रोजगार की तलाश में है। तो ऐसे में सरकार के पास ऐसी नीतियां नहीं है या अर्थव्यवस्था में उन्होंने वह क्षमता पैदा नहीं करी कि वह अपने लोगों को रोजगार दे सके और बूढ़े होने के बाद में यह लोग वैसे ही काम नहीं कर पाएंगे। तो इनकी कुंठा को, इनके फ्रस्ट्रेशन को समझा जा सकता है और उसी का विस्फोट इसमें देखने को मिला है। पर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अराजकता से देश की संपत्ति को नुकसान होता है और देश काफी पीछे चला जाता है। यह जो पूरा का पूरा जो मॉब है इसके पास कोई विजन नहीं है, कोई पॉलिसी को लेकर कोई रोड मैप नहीं है, तो ऐसे में इनके हवाले बांग्लादेश को नहीं किया जा सकता है। यह भी उतना ही सच है। रचना जी, जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं और आपने जैसे रचना जी जी आपने जैसे कंपैरिजन किया बाकी देशों के साथ, नेपाल में अभी सेना ने कमान पूरी तरह से थाम ली है, ओली को इस्तीफा देना पड़ा। अच्छा, ये भी बहुत बड़ी बात है ना अरविंद सिंह तेजावत जी कि किसी भी देश में जेंजी इतना ज्यादा अवेयर हो गए, इतना ज्यादा अपने अधिकारों को लेकर वो उग्र हो गए या फिर ये कहिए उनका पेशेंस खत्म हो गया और वो सड़कों पर आ गए कि सरकार को पद छोड़ना पड़ा, प्रधानमंत्री, मंत्री, तमाम लोगों को इस्तीफा देना पड़ा, घर छोड़ने, देश छोड़ने की नौबत आ गई। जेंजी का इतना ज्यादा ताकतवर हो जाना किसी भी देश के लिहाज से कैसा है? जैन जी हमेशा से ताकतवर रहा है, भले उसको आप नाम अलग दे दे। दुनिया के जितने भी आंदोलन हुए हैं वो युवाओं के कंधे पे चले हैं, चाहे वो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन हो या अमेरिका या फ्रांस में या कहीं पे भी दुनिया के जो आंदोलन हुए हैं वो केवल युवाओं के बूते पे ही होते हैं।
50 या 60 की उम्र के बाद में कोई मरने के लिए तैयार नहीं होता है, ना पुलिस की लाठियां खाने के लिए तैयार होता है। तो यह तो सच है। हाँ, इसको हम जैन जी नाम दे रहे हैं क्योंकि यह एक अलग तरीके की जनरेशन है जो कि संचार माध्यमों से जुड़ी हुई है। तो दरअसल किसी भी आंदोलन का या किसी भी विद्रोह का अग्रदूत यही पीढ़ी होती है और यही अपने कंधों पर इसका विजनरी होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मोह किसी भी हालत में किसी भी देश के लिए सही नहीं होती है। रचना जी। अच्छा, जो नेपाल में मरने वालों का आंकड़ा है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अरविंद जी, आप रहिए मेरे साथ में। नेपाल में जो हिंसा, हंगामा, जो बवाल हुआ है उसमें मरने वालों का आंकड़ा 25 तक पहुंच गया है। नेपाल हिंसा में अब तक करीब 633 लोग ऐसे हैं जो कि जख्मी हैं और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। यानी ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जहां पर सैकड़ों हजारों लोग सड़कों पर दिख रहे हैं, जहां घरों को फूंक डाला जा रहा है, जहां सीधे टक्कर सरकार से ली जा रही है और अब तो सीधे सीधे सेना से सामना है इन प्रदर्शनकारियों का, पुलिस से सामना है इन प्रदर्शनकारियों का। हमने देखा मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है, पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर में घुसकर पीटा गया है, यहाँ तक कि उनकी पत्नियों के साथ पिटाई हुई है, घर को जला दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी का जिंदा जलकर मर जाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है किसी भी देश के लिहाज से। लेकिन ये नौबत आई कैसे? इस नौबत के अलग अलग रीजन हैं और ओली सरकार के साथ साथ इससे पहले की जो सरकारें रहीं उनको लेकर भी यहाँ खासतौर से युवाओं का गुस्सा रहा, जो इस तरीके से फूट पड़ा। सोशल मीडिया पर बैन भी कर दिया, उससे भी ये लोग ज्यादा बेचैन हो गए, परेशान, और गुस्सा इतना ज्यादा कि फिर आज नेपाल जल रहा है। नेपाल में प्रदर्शनकारियों की बड़ी मांग भी सामने आई है। वो ये कह रहे हैं कि जो मृतक हैं इस पूरे आंदोलन में उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए, मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। यानी कि जो 25 का आंकड़ा मैंने अभी बताया, इन सभी मरने वाले लोगों के लिए शहीद का दर्जा ये आंदोलनकारी चाहते हैं। सोशल मीडिया पर बैन लगा तो नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। 4 साल में 3 बड़े घोटाले हुए जिनसे ये लोग और ज्यादा भड़क गए। साथ ही नेताओं के बच्चों का लाइफस्टाइल और आम लोगों का, आम बच्चों का जो लाइफस्टाइल है उसमें बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। और यही बात इतना चुभ गई जेनजीज को कि वो प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर आ गए। साथ ही साथ जो पॉलिटिक्स में अनस्टेबिलिटी है, जो सरकार का अस्थिर होना है, या फिर राजनीतिक में जो अस्थिरता देख रहे हैं वहां के युवा, वो भी एक बड़ा रीजन रहा कि नेपाल में हिंसा भड़क गई। साथ ही साथ बेरोजगारी है, असमानता है, महंगाई है, जिससे यहाँ नेपाल में लोग परेशान दिखे। पहले से ही जो गुर्बत के दिन है वो नेपाल में आम लोग झेल रहे हैं, लेकिन वहाँ नेता, राजनेता, उनके बच्चे, उनका परिवार लग्जरी जिंदगी जीते हैं। साथ ही अवैध संपत्ति भी बना ली है जो कि भ्रष्टाचार के पैसों से है। अब जेनजी ये भी मांग कर रहे हैं कि एक तो मृतकों के शहीद का दर्जा मिलने की मांग है, साथ ही जो नेता हैं, जो अवैध संपत्ति बनी हुई है उसे जब्त किया जाए। अब विदेशी दबाव है या फिर क्या ओली के साथ में रहा, या चाइना से जो नजदीकी थी उसके बाद यूएस का दखल रहा, भारत से जो दूरी बनी नेपाल की वो भी लोगों को नागवार गुजरा। और जैसे मैंने कहा, नेपोटिज्म भी एक बड़ा रीजन। अरविंद जी, भारत और नेपाल के रिश्ते अच्छे हमेशा रहे, रोटी बेटी वाले, लेकिन पिछले कुछ वक्त में वो ठीक नहीं थे, जबकि चाइना से नजदीकी थी। ये भी एक बड़ा रीजन है क्या कि नेपाल में लोग भड़क गए? अलग अलग देशों पे आरोप लगते हैं, जिसमें भारत भी है, अमेरिका, चीन है, कि इनकी डीप स्टेट ने यहाँ पे काम किया, पर चीन ऐसा कर नहीं सकता है। आपकी वैसे ही नजदीकियां थी। अमेरिका की अभी प्रायोरिटी में दक्षिण एशिया नहीं है। और भारत पे यह आरोप लगाना इसलिए ठीक नहीं है कि नेपाल में अनस्टेबिलिटी होने पे वहां उसका सबसे ज्यादा जो परिणाम भुगतना होता है वो भारत को ही भुगतना होता है। इसलिए यहाँ पे किसी इंटेलिजेंसिया ने या किसी डीप स्टेट ने कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, ऐसे लगता नहीं है। और ऐसा लगता है कि यह जो विद्रोह या आंदोलन हुआ था यह स्वतः स्फूर्त है। लोगों का जो असंतोष था वह बाहर निकला है। और ऐसे में भारत सरकार की जो पहली प्रतिक्रिया आई है वो यही आई है कि जो भारत सरकार है वो नेपाल की जनता के साथ है, क्योंकि अभी भारत वही गलती नहीं करना चाहता है जो बांग्लादेश के दौरान की थी। और हमने देखा कि बाद में जो नई लीडरशिप है वो हमसे काफी दूर चली गई। तो नेपाल में भारत ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। भारत ये चाहेगा कि जो नई लीडरशिप है उससे बहुत अच्छे संबंध बने। और भारत को जो मदद वो नई लीडरशिप चाहती है वो एक्सटेंड करनी चाहिए, जिस प्रकार की भी मदद, चाहे वो आर्थिक हो या किसी भी तरह की मदद हो। ठीक है, रचना जी। ठीक है।
भारत हमेशा मदद के लिए आगे रहता है, या नेपाल के लिए भी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो पोस्ट करके ये भी कहा है कि नेपाल में लोग शांति बनाए रखें, ऐसी अपील करते हैं। और जो कुछ हो रहा है वो दुखद है, चिंता वाली बात है। अरविंद जी, बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी घटना पर अपने व्यूज हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नेपाल में जो घट रहा है वो किसी भी देश के लिहाज से बेहतर नहीं है, लेकिन हाँ, नेपाल के लोगों के साथ साथ भारत में बैठे हुए लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि अब ये जो अस्थिरता है, ये जो अशांति है, ये जल्द ही शांति में तब्दील होगी। आज की मीटिंग किसी पॉजिटिव रिजल्ट तक जाए। आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। छोटा सा ब्रेक।